नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रश्नों के आधार पर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 54 पर यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। 54 आज का जो पहला टॉपिक है, जरा इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी कि यूएनएससी के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको कहा जा रहा है कुछ कथन पर विचार करें आप। यहाँ पर देखेंगे कहा गया है सही है और दूसरा पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो नए तरीके का विकल्प यूपीएससी में आ रहा है कि नंबर पूछे जा रहे हैं कथन कितने सही होने के, वो आपसे पूछा गया है। अब चलिए एक एक स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर कीवर्ड निकाल के रख लेते हैं, फिर देखेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय वाला निकाय है। किसके लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधि जो होगा उसके लिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्वोच्च निकाय की बात की गई है। दूसरा, इसकी स्थापना की बात की गई है आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा वर्ष 1946 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात किया गया है कि हेडक्वार्टर जो है वह वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजधानी है उसको लेकर के बात किया गया। देखते हैं, तीनों चीजों को गौर से समझ लेते हैं। हमारे पास कीवर्ड आ चुका है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी कि यूएनएससी के संदर्भ में जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक को तय करने और उसके क्रियान्वयन और सांख्यिकी क्षेत्र में समन्वय हेतु सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। और यही बात आपसे यहां पर पूछा गया था, तो यह स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब इसकी स्थापना को लेकर के कहा गया है और उसमें एक फैक्ट दिया गया है कि क्या वर्ष 1946 में इसकी स्थापना हुआ। निश्चित तौर पर यह जो है सही है। दूसरी बात यहां पर और है कि इसकी स्थापना जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था 1946 में, तो यह भी सही है। इसकी स्थापना जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में हुआ था। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हो गया, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, पहला के साथ दूसरा भी सही। तीसरा जो है वो आपको इसके हेडक्वार्टर के विषय में कहा गया। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है ना, दरअसल वो है तो अमेरिका में ही, लेकिन वह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका का ही एक शहर न्यूयॉर्क, और यहां पर आपसे कहा गया है वाशिंगटन डीसी जो कि उसकी राजधानी है। तो बस ये जो है गलत हो गया। अगर प्रश्न में केवल आपसे पूछ दे कि हेडक्वार्टर जो है यूएसए में है तो इसे सही मानना है आपको। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क के साथ देता है तो भी सही है, लेकिन किसी दूसरे शहर के साथ अमेरिका दे देता है तो गलत है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है। तो एक और दो सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। कितने कथन कहा था, कौन नहीं पूछा है कि एक दो, आपको पूछा कितने, तो दो हो जाएगा, यानी कि केवल दो। विकल्प बी के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। इस प्रश्न को आपने देख लिया ना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। POLG माइटोकॉन्ड्रियल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कई बार इस तरह के आप लोग क्या करते हैं, लगातार कमेंट भी करते रहते हैं। साइंस टेक के कुछ ऐसे प्रश्न या कुछ ऐसे तकनीकी विषय के प्रश्न देख के परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उसको आराम से बस पढ़ना है उस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि जो है वो आसान होता है, उसका जवाब बहुत आसान होता है। अब देखिए इसी प्रश्न को देखते हैं, फिर आप कहेंगे कि ठीक है। सबसे पहले क्या कहा गया है, POLG की बात की गई। ये POLG, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रियल रोग के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कथन सही है और पूछा गया है कौन सा। यहां पर कितने नहीं कहा गया है। पहला क्या है, यह रोग POLG जीन में वंशानुगत उत्परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि क्या यह जेनेटिक है, मतलब आपके पिताजी को था, दादाजी को, नाना जी को, कहीं भी जेनेटिक्स में कहीं भी है, तो क्या वो आपको भी हो सकता है। यानी कि पहला जो वार इसका है वो आपसे पूछा गया है कि वंशानुगत वाला क्या इसमें प्रवृत्ति है, देखेंगे। दूसरा, यह मस्तिष्क, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और यकृत आदि को प्रभावित करता है। यानी कि मानव शरीर में यह अगर रोग होता है POLG, तो मानव शरीर में हमारे किस अंग को यह प्रभावित कर सकता है, और जिन भी अंग को प्रभावित कर सकता है क्या उसमें ये जो मस्तिष्क तंत्रिका है, मांसपेशी है और यकृत, इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स बॉडी के हो सकते हैं। इतनी बातें आपसे पूछा गया, ये कीवर्ड है और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा। प्रश्न समझ गए ना सबसे पहले, क्योंकि अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे प्रीलिम्स में ना, तो उसका आधा उत्तर आपको मिल जाएगा। अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर करते हैं, चूंकि आपसे पूछा गया है POLG माइटोकॉन्ड्रियल रोग के विषय में। तो देखिए, POLG जीन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, यानी कि इसमें जो होगा, ऐसे अगर प्रश्न में आ जाए mtDNA, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है।
तो इसकी प्रतिलिपि बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए जो आवश्यक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज गामा उसको कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज गामा, उसका निर्माण करता है। इस जीन में उत्परिवर्तन होने से माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यप्रणाली बाधित होती है, जिससे पीओएलजी माइटोकॉन्ड्रियल रोग उत्पन्न होता है। और निश्चित तौर पर अब इसमें मामला डीएनए का जुड़ा है, तो डीएनए का जुड़ने का मतलब हो गया कि यह रोग जो है वह वंशानुगत प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है वंशानुगत उत्परिवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो कहा गया है, इस रोग के होने से शरीर के किस किस अंग पर प्रभाव हो सकता है, स्नायु तंत्र है ना, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो आपका है वह भी प्रभावित हो सकता है। जो मसल्स है, मांसपेशियां, जो लीवर है, यहाँ लिखा है ना यकृत यानी कि लीवर, आंख को लेकर के अन्य जो आपके टिश्यूज हैं बॉडी में, उत्तक है, वो सब प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, शरीर का एक तरह से ऊर्जा उत्पादन की इकाई होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, ये आपने बेसिक क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा। और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता वाले अंग जो है इसकी विफलता से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे बॉडी के पार्ट्स जहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए, वहां पर कम सप्लाई हो रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रभावित तो हो ही जाएगा ना। तो यहां पर ये चीजें हैं कि इन सभी अंगों पर प्रभावित ये करेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। विकल्प में सही पूछा गया था कितना, सी के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों सही हो गया। देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न था ये, बस थोड़ा सा इसको बहुत घुमा दिया था, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है तो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन आराम से समझता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। और इस पर जरा अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। थालंगराटोपी, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि विचार कीजिए, विचार करेंगे हम लोग। सही है, और कहा गया है कौन सा कथन, कितने नहीं पूछा गया है, कौन सा। ठीक है, 3 कहा गया है तो वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले कीवर्ड निकालेंगे। आप भी जब एग्जाम हॉल में सॉल्व करें तो यही पैटर्न अपनाएं, ये आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आप जल्दी सही जवाब ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, इसका उल्लेख मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के 14वीं सदी के लेखन में भी मिलता है। थालंगराटोपी, बिल्कुल ये सही है। अब देखते हैं, बात करते हैं। यह मुख्य रूप से केरल राज्य और उसका जो है कासरगोड क्षेत्र जो है उसमें प्रचलित एवं निर्मित की जाती है। इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 3 स्टेटमेंट है, इसको देखिए जरा। थालंगराटोपी के संदर्भ में जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के विषय में कहा गया है। दरअसल मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री हुआ करता था इब्न बतूता। 14वीं सदी में वो भारत की यात्रा पर आया। विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने थालंगराटोपी जैसे पारंपरिक जो शिल्प है उसका भी उल्लेख किया था, जो उस समय इस्लामी परंपराओं और सांस्कृतिक शिल्पकारी का हिस्सा हुआ करता था। और थालंगराटोपी का निर्माण जो है केरल के कासरगोड क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ, यहीं पर प्रचलित था, निर्मित भी यहाँ पर होता था। पारंपरिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, विशेष शिल्प के रूप में यह इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। और यहाँ के कारीगर जो हैं इस टोपी को हाथ से बुनाई करने का काम करते थे। ये टोपी अगर मुख्यतः देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में पहनी जाती है, विशेष करके जैसे धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि नमाज अदा करना हो गया या अन्य कोई धार्मिक अवसर हो जाए, यह टोपी सम्मान और धार्मिक पहचान की प्रतीक भी मानी जाती है। तो यहाँ पर जब बात आपसे किया गया, इसका उल्लेख किया मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के 14वीं सदी के लेखन में मिलता है। निश्चित तौर पे जब वो भारत आए तो ये हुआ था। ठीक है, यह मुख्य रूप से केरल के कासरगोड क्षेत्र में प्रचलित, हमने देखा कि यही बातें हैं। केरल में इस्लाम से संबंधित लोग रहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग, यहाँ से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। निश्चित तौर पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे नमाज अदा करना, इन सब में पहनते हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो गया। कितने कथन सही हैं? 3, और 3 यहाँ पर डी में है, यानी कि 1, 2, 3 जो है वह सभी सही है। आगे बढ़ जाए, इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है। चौथा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको भी आप 5 स्टार ही लगाइए। देखिए, चूंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक इसीलिए कि IFOS जो सर्विस होता है, फॉरेस्ट सर्विस, उसका प्रीलिम्स यूपीएससी के साथ ही होता है। यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ लेता है, मेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
18 से 20 प्रश्न तक वहां से हो सकता है। तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इन्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। जहां जहां जो टॉपिक मिल जाए ना उसको पढ़ डालिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात की गई, इसका गठन वर्ष 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद किया गया था, वर्ष 2003 कहा गया था। बोर्ड के पदेन अध्यक्ष की बात की गई, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब समझते हैं ना कि उस पद पर जो व्यक्ति भी बैठेगा स्वतः ही उसका अध्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे इसको समझते हैं, सबसे पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इसका गठन, अच्छा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको दे सकता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में दे सकता है, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, है ना। ये ऐसे भी लिखा हुआ पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। और कहा गया कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन की बात किया गया था, वर्ष 2003 में। ये दोनों ही फैक्ट सही है, इसलिए ये जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि पदेन अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं, इसको लेकर के बात किया गया था। देखिए, पदेन अध्यक्ष मैंने आपको कहा था कि उस पद पर बैठने के साथ ही उस बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। दरअसल जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, कोई भी व्यक्ति जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री, वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तो नहीं होंगे इसमें, तो ये फैक्ट जो है गलत हो गया। अब एक प्रश्न, एक स्टेटमेंट ये डाल सकता है कि फिर इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की क्या भूमिका यहाँ पर है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मुद्दा तो है। तो देखिए, ये जो बोर्ड है ना, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होंगे, इसके क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होंगे, पदेन PM, और उपाध्यक्ष जो ये हो जाएंगे, जो इसका संचालन करते हैं। मतलब मुख्य रूप से संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। मामला समझ में आ गया। तो यहां पर पूछा गया था कौन सा सही है, तो हमने देखा कि केवल एक सही है, ए के साथ चलेंगे, दूसरा वाला गलत हो गया। ठीक है, बाकी विकल्प नहीं है, ए के साथ चलना है, ए विकल्प सही। 5वें पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना लगातार चर्चा में रहा, इसको भी 5 स्टार लगाइए। मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया सही कौन सा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2024 में की गई थी। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कीवर्ड देख लेंगे। इसके तहत देश के हर जिले में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है में, कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। मतलब या तो नए तालाब का निर्माण करना है, या शहर में कोई पुराना तालाब रहा तो उसको और उसका उद्धार करना, बेहतर तरीके से तैयार करना उस तालाब को, है ना, उसको नया जीवन देना। ये बात यहाँ पर कहा गया। तो आपसे पूछा गया कि कौन सही है और जो है कौन सा सही है, 2 स्टेटमेंट में। सबसे पहले बात की गई इस मिशन की शुरुआत। तो देखिए, इस मिशन की शुरुआत जो है वह 24 अप्रैल 2022 से हुआ था। कब से हुआ था, 24 अप्रैल 2022, ना कि 2024। तो ये फैक्ट तो यहीं पर गलत हो गया। यह पहल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हुआ ना, उसी के अंतर्गत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण और समुदायों में सहभागिता के माध्यम से जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना। और इस मिशन के तहत ये किया गया कि देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाबों का निर्माण या पुनर्निर्माण कह सकते हैं, पुनर्जीवन दे सकते हैं, यह इसका लक्ष्य रखा गया। यह मिशन जल संरक्षण के साथ साथ स्थानीय रोजगार और सतत विकास को भी बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसी में एक स्टेटमेंट जोड़ दे, यानी कि ये तो सही हो गया, इसी में एक स्टेटमेंट जोड़ दे, मनरेगा के लिए लाभकारी होगा। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मनरेगा के जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की रोजगार गारंटी योजना है, तो ये जो 75 जिले होंगे, 75 हर जिले में 75 सरोवर होगा, तो मनरेगा के तहत जो एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम ये होगा। तो अलग से ये स्टेटमेंट बना दे तो इसे सही मानना है। तो कौन सा कथन सही हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी कि केवल बी, ए गलत हो गया था। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ चलना है। आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि आज के जो लेक्चर यहाँ पर है वो 5 टॉपिक और 5 ही आपके नजरिए से, परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।